नमस्कार दोस्तों, मेरा आप सबको नमस्कार और जय हिंद। मैं सुभाष मधवाल आपका वेलकम करता हूं ट्रिस्का डे का क्लासेस में। जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है CET 2020 फोर क्लास IX4 एकेडमिक सेशन 2020 और 21। हम लोगों को पता है कि यूपी में जो सैनिक स्कूल है उसका एग्ज़ाम हो चुका है और उसका रिजल्ट भी आ चुका है। अब 7 तारीख को यानी 7 फरवरी को ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने जा रहा है और उन सब छात्रों को मैं अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उनको बताना चाहता हूं कि आप पेपर में जाने से पहले यूपी सैनिक स्कूल के पेपर करके ज़रूर जाएं। उनमें से एक पेपर जो कि मैं आपके सामने क्लास 9th स्टूडेंट के लिए लाया हूं वो है, और मैं इसको इस वीडियो में पूरा का पूरा सॉल्व करवाऊँगा। तो आप देखते रहें, वीडियो में बने रहें। टोटल 200 क्वेश्चन है। हम इस वीडियो में 100 क्वेश्चन करेंगे और 100 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले इंग्लिश का है, जिसमें कि पैसेज दिया हुआ है। पैसेज के 5 क्वेश्चन हैं और आपको उनके आंसर्स बताने हैं। मैं आपको सीधे आंसर्स बताऊंगा, पैसेज नहीं पढ़ूंगा। लेकिन हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि अगर आप पैसेज सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं तो आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपने पैसेज नहीं पढ़ना है। बिल्कुल आपने सही सुना, आपने पैसेज नहीं पढ़ना है, आपने पहले पढ़ने हैं क्वेश्चंस। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद आप पैसेज पढ़ेंगे कि आपके दिमाग में ऑलरेडी क्वेश्चन होंगे, तो आप फटाफट उनको मार्क कर सकेंगे, आंसर आप ढूंढ सकेंगे। अगर आप पहले पैसेज पढ़ेंगे फिर आप क्वेश्चन पे जाएंगे फिर आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा, तो ये कार्रवाई आपको 3 बार करनी पड़ेगी। इसीलिए आप एक तरफ से जाएं, पहले क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद आप आंसर पढ़ें। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, वाई डू वुड्सपेकर हैव लॉन्ग टंग्स। अब आपने एक बार ये क्वेश्चंस देख लिया, उसके बाद आप ऊपर जाएंगे तो इसमें इसका आंसर ज़रूर होगा, लेकिन आपने पहले ही ऊपर नहीं जाना है। आपने पहले एक क्वेश्चन पढ़ना है, फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ना है, फिर तीसरा क्वेश्चन पढ़ना है, चौथा और पांचवा, उसके बाद आपने पैसेज पढ़ना है। तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार पैसेज को पढ़िए, उसके बाद खुद इसके आंसर ढूंढिए। आपकी मदद के लिए मैं इनके आंसर आपको बता रहा हूँ। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, वाई डू वुड्सपेकर हैव लॉन्ग टंग्स, तो इसका आंसर सी है। आप देख सकते हैं, आपको पैसेज से पता चल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, व्हेन डू वुड्सपेकर समटाइम्स बिकम पेस्ट, इसका आंसर बी है। वो कैसे, वो भी आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैंने ये पैसेज ऑलरेडी पढ़ लिया है और मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। अगर मैं तीसरे की बात करूं तो तीसरा क्वेश्चन, वुड्सपेकर आर नॉट फाउंड इन, कहाँ पर नहीं मिलते हैं, तो इनमें से कहीं पर भी नहीं मिलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो इसका आंसर आप सॉल्व करेंगे डी। हम आगे बढ़ते हैं और इसका चौथा क्वेश्चन करते हैं। इसका चौथा क्वेश्चन ऊपर है, यहाँ पर लिखा है द वर्ड एक्सटिंक्ट मीन्स। तो द वर्ड्स एक्सटिंक्ट मीन्स एनिमल्स दैट आर नो लॉन्गर फाउंड, इसका आंसर ये है। आपको ये सारे आंसर पैसे से पता चल जाएंगे। मैं सिर्फ आपको मदद करवा रहा हूँ इस पेपर को सॉल्व करने की। उसके बाद अगर आप पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, वुड्सपेकर्स यूज देयर शार्प बिल्स फॉर, तो इसका होगा ड्रिलिंग वुड, वुड को ड्रिल करने के लिए यूज करते थे। ठीक है, ये सारे के सारे आप सोचेंगे कि सर ने हमें सीधे आंसर्स बता दिए, तो मुझे ज़रूरी था कि मैं आपको आंसर ही बताऊं। अगर मैं आपको पैसेज भी पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप पॉज करिए और एक बार पैसेज को पढ़ लीजिए। अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, जिसमें आपको होमोनिम्स या होमोफोन्स बताने हैं। होमोनिम्स का मतलब क्या होता है मैं पहले आपको बता दूं। जब हम उन कोई भी वर्ड जिनको हम जब बोलते हैं तो बोलने में और सुनने में वो एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनकी स्पेलिंग अलग अलग होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसने बोला है डिड यू डैश दैट साउंड, तो यहाँ पर इसका मतलब डिड यू हेयर दैट साउंड, वो कौन सा हेयर है जिससे सुनने वाला होता है, तो वो डी वाला है। अगर मैं 7th की बात करूँ तो यह है वी डैश सेवरल ट्रक्स ऑन द हाईवे, तो यहाँ पर पास्ट आइदर ए और बी, तो इसका सीधा सीधा आंसर आपको दिखाई दे रहा है। इसका आंसर होगा ए। अगर मैं 8th की बात करूं तो आयरन यूज्ड टू प्रोड्यूस, तो यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है स्टील, जो सबसे पहले वाला। उसके बाद बी स्टील या सी स्टील। ये पढ़ने में
या बोलने में, प्रोनाउंसिएशन में तीनों के तीनों एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ पर जो आंसर होगा, सही आंसर होगा स्टील। उसके बाद अगर मैं आगे चलूँ, 9th क्वेश्चन, इट इज़ टू लेट टू साइन। बताना चाहता हूँ मैं स्टूडेंट्स को, जब भी टू होता है पीछे तो आगे टू ही आता है। इट इज़ टू लेट टू कम, इट इज़ टू लेट टू प्ले, इट इज़ टू लेट टू लर्न। यानी टू है पीछे लेट के तो आगे भी टू आएगा, और उसकी स्पेलिंग क्या होगी दोस्तों? उसकी स्पेलिंग होगी TOO2। इट इज़ टू लेट टू साइन अप। ओके, हम आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। योर आंसर इज राइट राइट राइट। तो कौन सा हमारा आंसर सही है? तो वो सही कौन सा है? वो सी वाला सही है। अगर मैं बात करूं 11वें क्वेश्चन की, हॉल, ये पहले मैं क्वेश्चन के डायरेक्शन आपको बता देता हूं। सिलेक्ट द सुटेबल एनिमल और बर्ड फॉर द साउंड गिवन बिलो। जो HOWL हाउल साउंड निकालता है वो किससे निकलती है? वॉल्फ से। यहाँ पर ये इसका प्लूरल है वॉल्फ का। वॉल्फ मतलब जो हमारे आवाज़ सुनी है, जो हम भेड़िए की या जो लोमड़ी की जनरली जो आवाज़ होती है, जो लंबा सा वो आवाज़ निकालते हैं, उसको हॉल बोला जाता है। अगर मैं नी की बात करूं तो घोड़े की जो नी की आवाज़ होती है, आप सब जानते हैं, आपने महाभारत भी देखा था और रामायण भी देखा था, तो उसमें जो घोड़े की आवाज़ होती है उसको नी बोला जाता है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे डी, हॉर्स। अगर मैं 13 रोर की बात करूं तो रोर मतलब दहाड़ना, लॉइंस। ट्विटर, अगर मैं ट्विटर की बात करूं तो ट्विटर बर्ड करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा बर्ड। अगर मैं ग्रंट्स की बात करूं तो ग्रंट करते हैं कैमल्स। ऊँटों का जो आवाज़ निकालने का तरीका होता है उसको बोला जाता है ग्रंट। अब मैं आगे बढ़ता हूं, आगे 16 क्वेश्चन की तरफ। तो आप ऊपर चलिए, 16 क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। उसमें डायरेक्शन है, चूज द बेस्ट वे टू कंप्लीट द सेंटेंस बिलो। आई आस्क्ड हर। यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा इसमें ध्यान दूँ तो मुझे पता चलेगा कि ये इनडायरेक्ट फॉर्म वाले हैं। तो मुझे इनडायरेक्ट हम कैसे लिखते हैं? तो इसका आई आस्क्ड हर व्हाट इज़ द आंसर, व्हाट द आंसर वाज, व्हाट वाज द आंसर। अब यहाँ पे आस्क्ड पहले ही आ गया है, तो मुझे सिंपल सा इसमें सी को टिक कर देना है। इसका सही आंसर सी है। अगर मैं 17वें क्वेश्चन पे जाऊं तो यहाँ पर होगा डू यू रिमेंबर डैश, व्हेन इज हर बर्थडे, व्हेन हर बर्थडे इज, व्हेन विल बी हर बर्थडे, व्हेन वुड बी हर बर्थडे। तो विल बी और वुड बी तो हो नहीं सकता। डू यू रिमेंबर की अगर मैं बात करूं तो व्हेन हिज हर बर्थडे और व्हेन हर बर्थडे इज, तो ऊपर वाला होगा, क्योंकि ऑलरेडी डू यू क्वेश्चन कर दिया है। इसका मतलब पहले ही पता चल गया कि अब क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तो यहाँ पर दूसरे को हम ढूंढेंगे नहीं कि ये क्वेश्चन होगा। सिंपल सा सेंटेंस हो जाएगा व्हेन हिज हर बर्थडे, क्योंकि पहले ही डू से हमें पता लग चुका है कि ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस बनने वाला है। 18वें की बात करूं मैं तो 18वां, आई रिक्वेस्ट देम नॉट गोइंग देयर, नॉट गो देयर और नॉट टू गो देयर। तो इसका आंसर वेरी सिंपल आपको दिखाई दे रहा है। नॉट गोइंग देयर हो नहीं सकता, डू नॉट गो देयर हो नहीं सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला हुआ सेंटेंस है। तो ये होगा नॉट टू गो देयर। अगर मैं 19th के पे चलूँ तो जॉन आस्क्ड इफ देयर वाज कॉफ़ी, देयर वाज कॉफ़ी, वाज देयर कॉफ़ी, इज देयर कॉफ़ी। तो यहाँ पर क्या है कि हम जब ऐसा आस्क्ड वाला इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो या तो हम उस पर वेदर लगाते हैं या इफ़ लगाते हैं। तो यहाँ पर सिंपल हमको पता लग जाएगा, हमको सीधे ऑप्शन बाकी देखने की ज़रूरत ही नहीं है, हमको पता लग जाएगा इसका आंसर। इफ़ एक में ही है तो इसका आंसर फर्स्ट होगा। 20 की मैं बात करूँ, आई आस्क्ड हर वाज शी श्योर, इफ सी वॉज श्योर, सी वॉज श्योर और नॉट, इफ सी इज श्योर। तो इसका आंसर होगा इफ सी वॉज श्योर। तो इसमें भी हम इफ लगाएंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि वेदर या इफ का यूज करते हैं हम। तो इसमें भी इफ सी वॉज श्योर होगा। अब डी में भी इफ दिख रहा है, लेकिन इफ सी इज श्योर है तो वहाँ पर इज नहीं हो सकता, क्योंकि जो बाद वाली स्पीच है उसको हमको पास्ट में करना है। तो अब हम चलते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ, और 21वां क्वेश्चन आपके लिए क्या डायरेक्शन लेके आया है? चूज द अंडरलाइन नाउन द किंग पनिश्ड हिज मिनिस्टर। ये बोल रहा है कि जो अंडरलाइन नाउन है, इस जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, इनमें कौन सा नाउन है? तो 21वें का आंसर होगा
कॉमन नाउन, क्योंकि मिनिस्टर बहुत सारे हो सकते हैं तो कॉमन बात है, कॉमन नाउन होगा। कविता कुड नॉट मीट हर अंकल, अंकल एक मेल है तो फेमिनिन और मैस्कुलिन जेंडर हम जानते हैं, तो इसका आंसर सिंपल ही होगा मैस्कुलिन जेंडर। तो इसमें सही आंसर है ए। अगर मैं 23 की बात करूं तो यहाँ पर भी नाउन ही बताना है। चूज द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब मुझे इस पूरे सेंटेंस में नाउन बताना है। तो अकबर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, क्या नाउन होगा? नाउन इज द नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग। तो कहाँ क्या नाम है यहाँ पर? यहाँ पर नाम एक ही है, वो है अकबर का। तीसरा, और एनिमी वॉज ब्रेवर देन आई। इसमें लोगों की अलग अलग राय है कि एनिमी भी हो सकता है और आई भी हो सकता है। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि इसका आंसर क्लियर कट एनिमी होगा, आई कोई नाउन नहीं होता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो यहाँ पर हमने एक सूटेबल सा वर्ड फिल इन द ब्लैंक्स करना है, फिल इन द ब्लैंक्स में डालना है। तो कौन सा आएगा 25th क्वेश्चन में? द पुलिस डैश द मूव, द पुलिस डिस्पर्स द मूव। डिस्पर्स का मतलब क्या होता है? जब बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई, उस पूरी की पूरी भीड़ को इधर उधर तितर बितर करने को डिस्पर्स्ड बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया, वो हो जाएगा डिस्पर्स्ड। ये 25th क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अभी हम चलते हैं 26th क्वेश्चन पर। 26th क्वेश्चन, ही वॉज अ वेरी सक्सेसफुल डैश ऑफ द हॉर्सेज इन द रेस कोर्स। रेस कोर्स के अंदर जो घोड़े दौड़ते हैं, उनके जो घोड़ों के राइडर होते हैं, उनको बोला जाता है जॉकी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जॉकी। यहाँ पर आप राइडर न कहें, क्योंकि हॉर्स का राइडर होता है। अगर सिंपल सेंटेंस होता ही वॉज अ वेरी सक्सेसफुल डैश ऑफ द हॉर्सेज, तो सिर्फ राइडर आता। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया रेस कोर्स के अंदर घोड़े दौड़ रहे हैं, तो उसका जॉकी नाम हम जानते हैं, तो हम इसका आंसर करेंगे बी टिक। 27वां क्वेश्चन, देयर वर 5 डैश एट द ऑफिस। तो ये सर्वेंट होगा, क्योंकि 5 हैं तो यहाँ पर प्लूरल होगा और सर्वेंट ही इसका सही आंसर आएगा, बाकी आंसर नहीं आ सकते हैं। 28वां क्वेश्चन, द प्लूरल ऑफ माउस इज। माउस का प्लूरल क्या होगा? तो माउस का प्लूरल होता है माइस। आपने बचपन में भी पढ़ी हैं चीज़ें, और अभी आपको ये क्वेश्चन सैनिक स्कूल के लिए तैयार करने के लिए मिल रहा है। दिस इज नॉट द बैग डैश यूज्ड टू कैरी विद मी। जो भी था थोड़ा सा ब्लर हो गया है, लेकिन बैग के साथ विच आएगा, ये बात क्लियर है। ये क्यों क्लियर है दोस्तों? ये इसलिए है क्योंकि नॉन लिविंग थिंग के साथ हम विच का यूज कर सकते हैं या करते हैं, और अगर यहीं पर लिविंग थिंग होगी तो हम उसकी जगह हु का यूज करते हैं। अगर हम कोई मैन या कोई पेट हमारे साथ होता तो हम हु का यूज कर सकते थे। नेक्स्ट 30th क्वेश्चन, आई टोल्ड मॉम वी हैड बी होम डैश एन आर। तो जब भी एन आर होता है तो उसके साथ सिंपल सी कहानी है, हम इन लगाते हैं कि भैया मैं 1 घंटे के अंदर अंदर घर आ जाऊंगा। नेक्स्ट 31st, देयर इज सच ए कॉन्ट्रास्ट। अभी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा बिटवीन देम, तो कॉन्ट्रास्ट के साथ बिटवीन नहीं होता है, कॉन्ट्रास्ट के साथ लगेगा टू देम। विद भी लगता है कहीं कहीं पर, लेकिन यहाँ पर विद हमको दिया नहीं है, तो कोई डाउट ही नहीं है, तो हम सीधा इसको 31 में ए को टिक कर देंगे। अगर मैं 32 की बात करूं, धोनी इज सच अ प्लेयर दैट कैन फिल एन ऑडियंस विद जॉय एंड ही कैन। अभी जब कोई इतना जॉय कर देता है कि आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो मुझे लगता है इसका सही आंसर होगा डी, कि भैया इतना खुश कर देता है कि आंखों में आंसू आ जाते हैं। 33, कपिल इज डैश वेरी एथलीट इन ब्यूल्ड डैश इज ब्रदर इज। इसमें क्या होगा? इसमें होगा दोस्तों नॉट और बट। नॉट और बट कैसे होगा? कपिल इज नॉट वेरी एथलीट इन ब्यूल्ड बट हिज ब्रदर इज। कपिल तो नहीं है लेकिन उसका ब्रदर है। हाउ इज ग्रैंडफादर? ही इज अ लिटिल सिक। जब भी लिटिल वर्ड यूज होता है तो उसके साथ हम एक छोटी सी चीज करते हैं, अ लिटिल। ठीक है, तो आपने यहां पर आर्टिकल का यूज करना है, अ लिटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द स्पेसेस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। सी डैश द लिविंग रूम व्हेन शी हर्ड ए स्ट्रेंज वॉइस इन द किचन। वो साफ कर रही थी लिविंग रूम को, जब उसने किचन में कोई स्ट्रेंज आवाज़ सुनी, यानी वो उस समय कर रही थी,
कर रही थी, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी वाज क्लीनिंग, शी वाज क्लीनिंग द लिविंग रूम। 35 हो गया। 36 पे चले। ही सेड दैट हिज मदर वुड बी वेरी अपसेट व्हेन शी लर्न्स दैट ही हैड लॉस्ट हिज जॉब। तो इसका आंसर हो गया ए। अगर मैं 37 की बात करूं, आई हैव बीन वेटिंग फॉर द प्राइसेस ऑफ द हाउसेज टू कम डाउन बिफोर बाइंग। आई थिंक आई अगर हैव वेटेड, अभी किया है मैंने वेटेड, हैव वेटेड आर बिगिनिंग। अगर आपका एक भी सही है तो दूसरा ऑटोमेटिकली आप सही हो जाएगा। तो आप सिर्फ अगर आप हैव वेटेड भी जानते हैं तो वो सिर्फ सी ऑप्शन में दिया गया है और आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर सी ही होगा। आपको आर बिगिनिंग देखने की ज़रूरत भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 to 41, चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। 38 क्वेश्चन का सिनोनिम क्या होगा? तो 38 क्वेश्चन में है सेंटर, सेंटर का होता है मिडिल यानी बीच में। अगर मैं विक्ट की बात करूं, विक्ट का तो यानी कोई जो देव के अपोजिट होगा वो होगा एविल। अगर मैं कॉस्टली की बात करूं तो विक्ड का जो देव के अगर मैं विक्ड की बात करूं तो ये जो देव के अपोजिट का वर्ड होगा एविल, क्योंकि विक्ड भी वही सेंटेंस है, तो इसका आंसर होगा डी। अगर मैं कॉस्टली की बात करूं तो इसका आंसर होगा एक्सपेंसिव यानी बी। 40 का बी सही आंसर होगा, बहुत खर्चीला, बहुत ही महंगा। 41 की बात करूं तो 41 का ब्रीफ, ब्रीफ का मतलब होता है कोई छोटा सा शॉर्ट नोट यानी स्मॉल, नहीं स्मॉल भी नहीं, शॉर्ट, शॉर्ट है, यस है, तो हम शॉर्ट को टिक करेंगे, बोलते हैं ना ब्रीफ नोट या शॉर्ट में इसका आंसर दीजिए तो ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 to 43 में हमको एंटोनिम ढूंढने हैं। एंटोनिम का मतलब विलोम शब्द, इंग्लिश में एंटोनिम ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल सुंदर, और अगली मतलब भद्दा। तो ये हो गए 42 क्वेश्चंस। 43 माइटी, और माइटी का होगा, माइटी मतलब स्ट्रॉन्ग, तो माइटी का हम अगर वो अपोजिट यूज करें तो वो कमज़ोर होगा, वीक होगा। नेक्स्ट में अब हमको ढूंढना है one word substitute, we can say that a person who is unable to pay his debts, जो पैसे नहीं दे सकता किसी के, जो लोन लिया था वो वापस नहीं कर पाया, तो वो होगा insolvent। क्या होगा? insolvent। अच्छा, एक और किलिंग ऑफ ए चाइल्ड, तो किलिंग ऑफ ए चाइल्ड यानी चाइल्ड जो बच्चा होता है वो इन्फेंट होता है, तो हम 45 का सी कर सकते हैं, इन्फेंटिसाइड। 45 क्वेश्चंस कर चुके हैं हम। अब हम चलते हैं 46 क्वेश्चन पर। आई वॉन्टेड टू गिव माई मदर अ सरप्राइज। पहले हम डायरेक्शंस पढ़ेंगे। चूज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम्स और फ्रेजेस। तो इसका मतलब है आई वॉन्टेड टू गिव माई मदर अ सरप्राइज बट माई ब्रदर लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। मतलब अगर हम किसी को सरप्राइज देना चाहते हैं लेकिन उससे पहले ही आपका सरप्राइज किसी ने खोल दिया, यानी उसने आपके सीक्रेट को डिस्क्लोज कर दिया, तो इसका मतलब होगा कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब टू डिस्क्लोज द सीक्रेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम से, और आप इसको पक्का याद करिए, ये बहुत बार आता है। नेक्स्ट है द टू फ्रेंड्स ब्रोक द आइस। ब्रोक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, यानी दोनों चुप थे, अब उन्होंने बातचीत शुरू कर दी है, तो इसका होगा टू स्टार्ट कन्वर्सेशन। अगर मैं 48 की बात करूं तो टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट आई नीड एवरीथिंग इन ब्लैक एंड वाइट। बोला मैंने झगड़ा खत्म करने के लिए सब कुछ रिटर्न में ले लिया है, लिखित में ले लिया है। अगर ब्लैक एंड वाइट होगा तो उसका आंसर होगा इन रिटर्न। 49 की मैं बात करूं, देयर इज नो नीड टू रैक अप ऑफ एन ओल्ड क्वारल। कोई गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई फायदा नहीं है, तो रैकअप मतलब रिवाइव, कोई फायदा नहीं है गड़े मुर्दे उखाड़ने का, रैकअप करने का। द प्राइसेस आर गोइंग अप बाई लीप्स एंड बाउंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम है लीप्स एंड बाउंड्स, और लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है रैपिडली, यानी बहुत ही तेजी से, बहुत फास्टली। तो जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं वो बहुत फास्ट बढ़ रहे हैं। अगर मैं 851 क्वेश्चन पे की बात करूं, अब जनरल नॉलेज शुरू हो गई है, इंग्लिश का पार्ट हो गया है ख़त्म। कम से कम अभी हमको पेपर में दोबारा वापस नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ हिंदी के और एक तरफ इंग्लिश के। अब मैं यहाँ पर इंग्लिश में बोलूँगा, लेकिन मैं हिंदी में भी जवाब दूंगा, ताकि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए भी ये अच्छा हो जाएगा।
तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन पेरू। पेरू में क्या है? तो पेरू में है माचू पिच्चू। माचू पिच्चू जो 7 आश्चर्य में से एक आश्चर्य भी है, द वन अमंग द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड द मेलोडी क्वीन ऑफ इंडिया। तो भारत की जो मेलोडी क्वीन है वो बोला जाता है लता मंगेशकर जी को, जो कि गायिका हैं और जिनका जन्मदिन होता है 28 सितंबर को। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स कॉल्ड। जो लोग बच्चे बोलते हैं कि मैंने आगे जाके बॉटनी या जूलॉजी पढ़नी है, तो उनको बताना चाहता हूँ कि इसका सही आंसर होगा बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान, जहाँ पर हमको पौधों का अध्ययन करते हैं और प्राणियों का अध्ययन जब हम करते हैं तो वो जूलॉजी बोला जाता है। अगर हम भूगर्भ विज्ञान की करेंगे तो उसको जियोलॉजी बोला जाता है, और अगर हम कीट पतंगों की का अध्ययन करेंगे तो उसको इंटोमोलॉजी बोला जाता है। ये चारों के चारों इम्पोर्टेंट हैं, आप याद कर लीजिए। इसका आंसर बॉटनी है, हो सकता है आपके पास इन तीनों में से कोई और आ जाए। तो हम चलते हैं आगे। बोकारो जो झारखंड में है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो बोकारो झारखंड में है वो स्टील के लिए प्रसिद्ध है, स्टील के प्लांट्स हैं बोकारो में, तो इसका सीधा सा आंसर है स्टील। अगर नेक्स्ट की बात करूं, ब्रह्म समाज की स्थापना, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी, तो इसका आंसर है ए, राजा राम मोहन राय। अगर मैं विवेकानंद जी की बात करूं, यहाँ पर विवेकानंद भी हैं, तो उन्होंने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना करी थी और हिंदू धर्म को फैलाने के लिए बहुत बड़े बड़े लेक्चर दिए थे। हालांकि बहुत ही कम उम्र में उनका निधन हो गया था। 1887 में इन्होंने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना करी थी और 1903 में इनका देवसान हो गया था। बी आर अम्बेडकर कौन है? हमारे संविधान के रचयिता हैं। आगे चले 56 क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें है पेट्रोनस ट्विन टावर कहाँ पर स्थित है? तो पेट्रोनस ट्विन टावर इज लोकेटेड इन मलेशिया। पेट्रोनस 2 टावर एक जैसे हैं, वो कहाँ पर हैं? वो मलेशिया में हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन के साइकिल में सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन सा निभाते हैं? तो वो हैं पौधे या प्लांट। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन 58 एनिमल दैट गिव्स बर्थ टू द लिविंग यंग वंस। जीव जो जीवित युवा को जन्म देते हैं, यानी वो लोग या वो प्राणी जो सीधे जीवित बच्चे को जन्म देते हैं, तो उनको हम स्तनधारी बोलते हैं, जो कि अपने बच्चों को दूध भी पिलाते हैं। तो वो क्या हो गया इसका आंसर? मैमल्स यानी स्तनधारी, जो कि आदमी भी, इंसान भी एक मैमल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द ओनली मैमल्स दैट कैन नॉट जंप। कौन सा ऐसा मैमल है जो जंप नहीं कर सकता? तो इसका सही आंसर होगा हाथी। हाथी भी एक मैमल है और वो जंप नहीं कर सकता, हालांकि दौड़ बहुत तेज सकता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है, कौन सा खेल किंग ऑफ स्पोर्ट्स के नाम से जाना जाता है? तो इन्होंने यहाँ पर ये नहीं बोला कि किंग ऑफ स्पोर्ट्स वर्ल्ड का है कि इंडिया का है, लेकिन जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं उसके हिसाब से इंडिया का किंग्स ऑफ स्पोर्ट्स है हॉर्स रेसिंग यानी घुड़दौड़। 61 अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स। जो हरी पत्तियाँ होती है वो क्यों होती हैं? तो वो क्लोरोफिल के कारण होती हैं। हिंदी में इसको हरित लवक बोला जाता है, हालांकि आपको दिया नहीं है क्लोरोफिल, या यहाँ पर हरित लवक भी हो सकता था। तो आप यहाँ पर हरित ये याद करके जाए कि शायद हरित लवक होता तो वो भी उसका आंसर हो सकता था। नेक्स्ट 62, वह जानवर जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। तो भाई मांस खाते हैं कौन से? कार्निवोरस, जिनको हम मांसाहारी भी बोलते हैं, जैसे कि शेर, चीता, ये सब मांसाहारी होते हैं। कई फलों के बड़े वाले स्थान को क्या कहते हैं? एक बहुत बड़ा ऑर्चर्ड है, उसमें बहुत सारे फ्रूट है, बहुत सारी ट्रीज हैं जिसमें फ्रूट लगे हैं। तो मैंने आंसर बता दिया कि ऑर्चर्ड बोलते हैं। बगीचा जो होता है फलों का उसको हम ऑर्चर्ड बोलते हैं। अशोक चक्र प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो अशोक चक्र प्राप्त करने वाली पहली महिला थी नीरजा भनौत। नीरजा भनौत एक एयर होस्टेस थी और उन्होंने एक प्लेन हाईजैक के दौरान बहुत सारे लोगों की जान भी बचाई थी। हालांकि खुद उस हाईजैकिंग के दौरान उनको गोली लग गई थी और वो शहीद हो गई थी, इसीलिए उनको मरणोपरांत अशोक चक्र दिया गया
और इस पर एक बॉलीवुड में मूवी भी बनी है नीरजा, जिसमें कि अनिल कपूर की जो सुपुत्री हैं सोनम कपूर, उन्होंने रोल किया था नीरजा का। 64 के बाद 65th क्वेश्चन है, दिस ट्री इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्री इन अर्थ। ये बहुत ही घुमावदार क्वेश्चन है, क्योंकि जो इसका एक्चुअल आंसर है वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन जो ये चार हैं इन चारों में से जो सबसे पुरानी ट्री है तो वो जिंको ट्री है, जिंको वृक्ष है। नेक्स्ट 66 पे चलें तो ही इज़ द चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन हम सब जानते हैं दोस्तों, रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जो जाने जाते हैं वो हैं बिल गेट्स। तो इसका सही आंसर होगा बिल गेट्स। नेक्स्ट चले भारतीय फिल्म जिसे फरवरी 2013 में 50वें अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। द इंडियन फिल्म विच वॉज नॉमिनेटेड फॉर द 85th अकेडमी अवार्ड्स इन फरवरी 2013। तो 2012 में इसमें 3 इडियट्स थी। लाइफ ऑफ पाई 2013 की मूवी है और यही गई थी इस समय ऑस्कर्स के लिए, लाइफ ऑफ पाई। तो आपको याद रखना इसका सही आंसर लाइफ ऑफ पाई है। 68 द नंबर ऑफ साइड्स इन ऑक्टागन। हिंदी में तो उसने पहले ही बोल दिया है कि भैया अष्टकोण में पक्षों की संख्या तो भैया 8 होगी, अष्टकोण तो 8। द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई इसका सही आंसर है, ये याद कर लीजिए। दिवस आपको याद होने चाहिए, जैसे कि कल आर्मी डे था, परसों 15 जनवरी को, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आप सैनिक स्कूल में जा रहे हैं तो। पंजिम शहर का क्या नाम है? द नेम ऑफ पंजिम सिटी इज। तो पंजिम सिटी पहले गोवा की राजधानी पणजी को बोलते थे, हालांकि अब उसका नाम पणजी रख दिया है, तो पणजी इसका सही आंसर होगा। अगर 71 क्वेश्चन में मैं बात करूं तो यहाँ पर सबसे लंबा सांप है, विच ऑफ द लॉन्गेस्ट स्नेक, एनाकोंडा और पाइथन में से थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, तो इसका सही आंसर है पाइथन। तो आप सी पाइथन को टिक कर सकते हैं। दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन मेरा गलत है, आपको लगता है कि नहीं मैंने उसका गलत जवाब दिया है, तो आप उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में सही कर दीजिए, ताकि हमारे जो बाकी लोग देखेंगे उनको गलत जानकारी न मिले। हालांकि मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इसमें सही आंसर ही दूं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन मुझे इसमें से नहीं आ रहे थे उनको मैंने पहले क्लियर किया है और उसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूं। व्हाट परसेंट ऑफ ए जेली फिश इज वाटर? एक जेली फिश होती है तो उसमें वो बोल रहा है वाटर का कितना परसेंट होता है, तो उसमें 95% वाटर होता है, बाकी की चीज़ें 5% ही होती हैं, इसलिए वो पूरी लिक्विड की तरह जेली फिश होती है। ही वॉज द फर्स्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया। तो 1526 में पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, और बाबर जीत गए थे, और उसके बाद उन्होंने मुगल एम्परर की, मुगल डायनेस्टी की यहाँ पर उन्होंने घोषणा कर दी थी। तो 1526 के बाद बाबर इसका सही आंसर होगा, यही फर्स्ट एम्परर थे। उसके बाद हुमायूं और उसके बाद अकबर। तो इसका सही आंसर है बी बाबर। अ डॉल्फिन बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ। तो डॉल्फिन क्या है? डॉल्फिन भी स्तनधारी है। और आप देख सकते हैं कि कुछ देर पहले क्वेश्चन और आया था जिसपे डॉल्फिन था, मैमल्स वाला जो क्वेश्चन था, तो वहाँ से भी आप इसका आंसर पता कर सकते थे। 75 अंडाकार आकार की गेंद के साथ कौन सा खेल खेला जाता है? अ गेम प्लेड विद एन ओवल शेप्ड बॉल। तो आपने देखा हुआ रग्बी, जिसमें ओवल शेप्ड बॉल होती है, इस रग्बी खेली जाती है, तो इसका सही आंसर है रग्बी। 76 अकबर बिकेम एन एम्परर एट द एज ऑफ। अकबर को हुमायूं की मौत के बाद, जैसे कि मैंने अभी बोला, बाबर के बाद हुमायूं और हुमायूं की मौत के बाद उनके बेटे अकबर ने मुगल डायनेस्टी की कमान संभाली थी, और 1556 में पहली पानीपत की लड़ाई लड़ी थी। क्षमा चाहूँगा, 1556 में दूसरी पानीपत की लड़ाई लड़ी थी, और उस समय अकबर मात्र 13 साल के थे, जबकि उनके एक जो सेनापति थे बैरम खान, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैरम खान ने पूरी की पूरी कमान संभाली थी, लेकिन राजगद्दी पर उस समय कौन थे? अकबर थे। 77 व्हाट इज द स्टडी ऑफ एंशिएंट स्क्रिप्ट कॉल्ड? पुरानी जो स्क्रिप्ट्स हैं, जो प्राचीन लिपियों का अध्ययन है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं पैलियोग्राफी। ये याद कर लीजिए, इसका सही आंसर पैलियोग्राफी होगा।
कुछ लोग परेशान हो सकते हैं कैलीग्राफी से भी, तो कैलीग्राफी राइटिंग से, लेखन से संबंधित वर्ड है। नेक्स्ट, एक दिवसीय और टेस्ट क्रिकेट में सर्वोच्च शतक मारने वाला है, तो अभी तक सचिन तेंदुलकर, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर इसका सही आंसर है। हो सकता है फ्यूचर में कोई और उनका रिकॉर्ड तोड़ दे, पर फिलहाल इसका सही आंसर सी है। मैड्रिड इज द कैपिटल ऑफ द कंट्री। मैड्रिड का आपने अगर सही नाम सुना होगा तो फुटबॉल से जोड़ के भी आपने नाम सुना होगा, रियल मैड्रिड। तो इसका सही आंसर है स्पेन। करेक्ट आंसर इज स्पेन। काउबॉयज कॉल्ड गोचोज लिव इन दिस कंट्री। चरवाहे होते हैं, हम जानते हैं बड़े बड़े चरवाहे, जो कि सबसे ज़्यादा अर्जेंटीना में और डेनमार्क में देखने को मिलते हैं। लेकिन जो गोचोस होते हैं वो चरवाहे के साथ साथ एक वहाँ की जाति भी है, और उसका सही आंसर है अर्जेंटीना। तो सही आंसर इसका सी है, अर्जेंटीना। 81 क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स डज ए ह्यूमन हार्ट बीट इन मिनट। भाई हम सब जानते हैं कि एक इंसान का दिल 72 बार धड़कता है, तो सही आंसर इसका ए है। तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं। ए, द क्रिएचर इज सेड टू कमिट मास सुसाइड व्हाइल माइग्रेटिंग। इस जीव को प्रवास के दौरान सामूहिक आत्महत्या करने के लिए कहा जाता है। जब ये माइग्रेट करता है तो ये सुसाइड कर लेता कहते हैं इसका। तो इसका सही आंसर होगा द लैमिंग। ठीक है, 82 टिक कर देता हूं ताकि आपको आसानी रहे। लैमिंग। 83 पे चलते हैं। तने के बिना सबसे बड़ा पेड़, तो हमने देखा है केले का पेड़ बिना तने के बड़ा लंबा हो जाता है, और सही आंसर बनाना। 84, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। सबसे स्ट्रॉन्ग एनिमल, तो इसका सही आंसर होगा राइनोसोरस बीटल। मैं टिक कर देता हूं। टिक करने से आप इसका आंसर सही तरीके से जान पाएंगे। फाइटलेस बर्ड्स फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया इज। फाइटलेस बर्ड फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया इज, तो इसका सही आंसर है कीवी। तो आप सॉल्व कर सकते हैं कीवी। चलते हैं 86 क्वेश्चन की तरफ। द हॉर्न्स ऑफ राइनोसिरस आर मेड फ्रॉम। जो गैंडा होता है, हमने देखा है उसकी नाक में गैंडा होता है, उसकी मैं क्षमा चाहूँगा। चलते हैं 86 क्वेश्चन पर। गैंडे के सींग बने होते हैं। द हॉर्न्स ऑफ राइनोसिरस आर मेड फ्रॉम। तो जो गैंडे के सींग होते हैं, इसका सही आंसर है संकुचित बाल से। यस, कॉम्पैक्टेड हेयर की वजह से उसके वो सींग बनते हैं। हाउ मनी बोन्स डज अ मेच्योर ह्यूमन बीइंग बॉडी हैव। हमने देखा यहाँ पर उसने मेच्योर ह्यूमन बीइंग का पूछा है, वयस्क मनुष्य का पूछा है, तो 206 हड्डियाँ होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम। शरीर के किस अंग में सफ़ेद रक्त कोशिकाएं होती हैं। तो सफ़ेद रक्त कोशिकाएं मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि ब्लड में रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होते हैं। रेड ब्लड सेल्स जो कि लाल रुधिर कर्णिकाएं भी उनको हिंदी में बोला जाता है, तो वो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में संचार करवाती हैं। और अगर मैं वाइट ब्लड सेल्स की बात करूं तो वाइट ब्लड सेल्स किसी भी चोट में या जब हम मेडिसिन खाते हैं तो उसको चोट तक पहुंचाती हैं, और एक तरीके से वहाँ पर क्षत्रिय का काम करते हैं, हमारी बॉडी में लड़ाई का काम करते हैं। और अगर मैं प्लेटलेट्स की बात करूं तो जब चोट लगने के बाद थोड़ी देर में वो खून निकलना बंद हो जाता है, वहाँ पर एक खून का थक्का जम जाता है, तो वो खून की, वो ब्लड की जो तीसरी उपस्थिति है प्लेटलेट्स, उसकी वजह से होता है। और अगर खून का थक्का नहीं जमता है चोट लगने के बाद, यानी वहाँ पर जो ब्लड क्लॉट नहीं होता है, तो वो एक बीमारी है, और उस बीमारी को हीमोफीलिया के नाम से जाना जाता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर है बोन मैरो, यानी जो अस्थि मज्जा होती है उसमें इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, अ स्टॉर्म विद अ वायलेंट विंड इन सर्कुलर मोशन। यानी सर्कुलर मोशन में तेज हवा के साथ आया चक्रवात क्या है। तो इसका सही आंसर है हरिकेन, यानी जो तेज हवा के साथ चक्रवात आता है उसको तूफान भी के नाम से भी हम जानते हैं। जैसे कि आपने न्यूज़ में सुनते रहते हैं, ऐसे तूफान आते ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, पानी का डर क्या है।
तो पानी का डर होता है हाइड्रोफोबिया। कुछ लोग पानी में जाने से डरते हैं या दूर से उन्हें समंदर या बहुत सारा पानी दिखता है तो उससे डर जाते हैं, तो उसको हाइड्रोफोबिया बोला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 91 क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरली अकरिंग मटेरियल। नेचुरली क्या मिलता है? कांच, प्लास्टिक, स्टील। तो इसमें से कपास जो कि कॉटन होता है वही एक नेचुरली है जो कि हमको मिलता है, बाकी चीज़ें तो हम बनाते हैं, कृत्रिम है। तो इसका सही आंसर डी होगा, कपास। अब चलते हैं क्वेश्चन 92 पर। 92 क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल मटेरियल टू मेक अ बकेट। भाई प्लास्टिक की बकेटें सबसे ज़्यादा बनती है और बहुत आसानी से बन जाती हैं, तो इसका सही आंसर प्लास्टिक ही होगा। 93 विच इज़ द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। तो सबसे बड़ा ऑर्गन क्या होता है? हिंदी में यकृत के नाम से और इंग्लिश में लिवर के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ी ग्रंथि भी बोल सकते हैं हम उसको हिंदी में। सबसे बड़ा ऑर्गन तो वो यकृत होता है जो कि पाचन क्रिया के लिए अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 94 हाउ मनी चैम्बर्स आर डज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। उसके हार्ट में जो चैम्बर होते हैं वो कितने होते हैं? जो लोग बोलते हैं ना हार्ट अटैक आ गया तो वो चैम्बर बंद होने लगते हैं इसीलिए हार्ट अटैक आता है। और ये कितने चैम्बर होते हैं? ये 4 चैम्बर होते हैं। सही आंसर क्या है? 4। विच एसिड इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन स्टमक। ह्यूमन स्टमक में कौन सा एसिड होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम तेजाब के नाम से भी जानते हैं, ये एसिड होता है ह्यूमन के स्टमक में, जो कि खाना पचाने में भी मदद करता है और जो गलत चीज़ें यानी जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं उन चीज़ों को नष्ट करने में भी काम आता है। तो फिलहाल इसका सही आंसर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इसका फॉर्मूला होता है। 96 एग्स, मीट एंड फिश आर एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड विटामिन। एग और मीट में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? वैसे तो सब चीज़ें मिलती हैं, फैट भी मिलता है, कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है और विटामिन भी मिलते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मिलते हैं वो होते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स, तो आपने इसमें प्रोटीन को टिक करना है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड द टेलीफोन। तो आपने टेलीफोन के अलावा और भी चीज़ें, साइकिल का, टीवी का, लाउड स्पीकर का, गाड़ी का, मोटर का, ये सारी चीज़ें लर्न करके जाना है और इसका सही आंसर है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। 98 क्वेश्चन डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन लीड्स टू। जो हम नमक खाते हैं उसमें आयोडीन होता है और अगर आयोडीन की कमी बॉडी में हो गई तो कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया, गोइटर, सूखा रोग है, स्कर्वी। जी इसका सही आंसर है गोइटर, यानी घेंगा हम शायद इसको हिंदी में बोलते हैं, जो कि गले में एक बड़ा सा एक घेंगा दूर से ही दिखता है, गले में एक बड़ा सा गोल सा एक फुंसी टाइप की बहुत बड़ा हो जाता है, वो आयोडीन की कमी से होता है। यहाँ पर अगर मैं सूखा रोग की बात करूँ, रिकेट्स, तो जो रिकेट्स है ये किसकी वजह से होता है? ये विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। और विटामिन डी कहाँ से मिलता है? विटामिन डी मिलता है सूरज की रोशनी से। अगर मैं स्कर्वी की बात करूँ तो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। और विटामिन सी कहाँ से मिलता है? सबसे ज़्यादा खट्टी चीज़ों से और सबसे ज़्यादा मिलता है आंवला में। तो आप इसका सही आंसर अगर आप इस तरीके से आए तो आप इस पे स्कर्वी टिक कर सकते हैं, विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है। 99 क्लोरीन इज एडेड इन वाटर टू। क्लोरीन को इसलिए ऐड किया जाता है वाटर में ताकि जो हानिकारक बैक्टीरियाज हैं वो किल हो जाएं, यानी इसका सही आंसर होगा किल हार्मफुल बैक्टीरियाज। हम देखते हैं कि जो स्विमिंग पूल्स या बड़े जो वाटर पॉइंट्स होते हैं, वाटरफॉल्स होते हैं, जो सिंथेटिक वाटरफॉल्स होते हैं, वाटर पार्क्स होते हैं, वहाँ पर वाटर में क्लोरीन को मिलाया जाता है। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 100th क्वेश्चन, जिसका क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सी हेवनली बॉडीज लाइक स्टार। दूर दूर तक देखने के लिए तो हम बाइनोकुलर का यूज भी करते हैं, दूरबीन का, लेकिन बहुत दूर तक देखने के लिए हमको टेलीस्कोप का यूज करना पड़ता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? टेलीस्कोप। अगर मैंने इस वीडियो में 100 क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया आप उसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में दे दें। हो सकता है मैंने कोई गलती की हो, क्यों? क्योंकि ह्यूमन इज एरर।
अब इसके बाकी जो 100 क्वेश्चन बचते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स है मैथ्स और इंटेलिजेंस टेस्ट का। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड होगा। फिलहाल आप इन क्वेश्चंस को पढ़िए, इनकी तैयारी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।